हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। देखो, बायनोमियल थ्योरम में समेशन सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं कुछ, आज उनको सीखेंगे। मैंने इसको सीखने के लिए जी मेंस 2024 का इस तरह का एक क्वेश्चन लिया है। पहले क्वेश्चन देख लो क्या है। क्वेश्चन है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन आर इक्वल टू 0 से 22। समेशन के अंदर है 22 CR इंटू 23 CR। हमें इसका वैल्यू खोजना है। ठीक है, सबसे पहले वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ठीक, देखो क्वेश्चन ये है, हमें इसी का वैल्यू खोजना है। आर इक्वल टू लिमिट क्या है, आर पे लगा हुआ है 0 से 22 तक, और अंदर में जो बायनोमियल कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट है वो है 22 CR इंटू 23 CR। अब अगर इस पर एक फॉर्मूला भी होता है, अगर वो फॉर्मूला याद है तो इसका आंसर तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। फॉर्मूला ये है कि r इक्वल टू 0 से n CR n प्लस 1 CR। n का वैल्यू अगर 22 डालते हैं इसमें तो हमें ये मिलेगा। देखो ध्यान से, 22 तो 22 CR 23 CR। इसका वैल्यू होता है 2n प्लस 1 CN प्लस 1। अब इस फॉर्मूला से तो डायरेक्टली हम इसका आंसर लिख सकते हैं। वी विल गेट n का वैल्यू क्या है, 22 है, तो डाल दो तो 22 इंटू 2 45 हो जाएगा, और यहां आ जाएगा नीचे में 23। तो इसका आंसर ये। बट हम ये सीखेंगे कि देखो, इस तरह के हर एक समेशन सीरीज का वैल्यू याद करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि इस तरह के इनफाइनाइट समेशन सीरीज बनेंगे। अब उन सारे समेशन सीरीज का वैल्यू याद करना पॉसिबल नहीं, तो कुछ समेशन सीरीज के तो वैल्यूज हम लोग क्या कहते हैं कि याद कर लो, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको सबको याद करना पॉसिबल नहीं, और उन पे क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर कैसे उसके वैल्यू को फाइंड करते हैं ये हम लोग सीखेंगे। ठीक, चलो देखो, यहां पर सबसे पहले जो LHS है इसको तुम एक्सपैंड करके लिखो कि LHS दिया हुआ क्या है। तो LHS हमारा है NCR n प्लस 1 CR। ध्यान रखना इसका हम प्रूव कर रहे हैं, बस यहां पे n का वैल्यू क्या है 22। तो NCR n प्लस 1 CR, इसी पे समेशन लगा हुआ है, तो R का वैल्यू 0 डालेंगे तो वी विल गेट NC0 n प्लस 1 C0 NC1 n प्लस 1 C1। और इस तरीके से कहां तक चलते जाएगा ये समेशन, जब R का वैल्यू n डालेंगे तो वी विल गेट NCN n प्लस 1 C। ठीक है, अब देखो हर एक टर्म में दो दो बायनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट है। ठीक है ना, यहां भी दो, यहां भी दो, लास्ट टर्म में भी देखो दो ही आएंगे। साथ ही साथ अगर दो दो बायनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट है तो हम इसके वैल्यू को फाइंड करने के लिए दो बायनोमियल एक्सपेंशन को लिखेंगे। ठीक है, एक लिखा जाएगा 1 प्लस x का पावर n, और दूसरा लिखा जाएगा x प्लस 1 का पावर n प्लस 1। अच्छा, एक चीज यहां पे बता दूं कि ये जो 1 प्लस x है इसका पावर n और n प्लस 1 का कैसे पता चला कि ये लेना है। देखो, हर एक टर्म में जो दोनों बायनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, एक का अपर इंडेक्स n है, हर एक जगह एक का अपर इंडेक्स n, तो एक बायनोमियल का पावर n हो गया, और दूसरा जो प्रोडक्ट का जो दूसरा है वो है n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 1। तो इसीलिए दूसरा जो बायनोमियल एक्सपेंशन लिखने वाले हैं इसका पावर है n प्लस। तो पावर कहां से पता चलेगा, अपर इंडेक्स से। ठीक है, 1 प्लस x का पावर n, क्योंकि हर एक जगह एक बायनोमियल कोफिशिएंट का अपर इंडेक्स n, दूसरा x प्लस 1 का पावर n प्लस 1, क्योंकि दूसरा जो प्रोडक्ट का जो दूसरा टर्म है उनमें हर जगह अपर इंडेक्स n प्लस 1। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे आ रहा है, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि एक हमने 1 प्लस x लिखा है, दूसरा x प्लस 1 लिखा है, ऐसा क्यों। 1 प्लस x का मतलब हुआ कि जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो इंक्रीजिंग पावर ऑफ x देगा, और x प्लस 1 को जब एक्सपैंड करेंगे तो ये डिक्रीजिंग पावर ऑफ x देगा। तो हम एक इंक्रीजिंग पावर ऑफ x के साथ एक्सपेंशन लिख रहे हैं और एक डिक्रीजिंग पावर ऑफ x के साथ एक्सपेंशन लिख रहे हैं। ऐसा इसलिए
कि हर एक टर्म को देखो, जो लोअर इंडेक्स है उसका डिफरेंस क्या है। पहला टर्म में लोअर इंडेक्स है 0 0, इसका डिफरेंस क्या आ गया 0। सेकेंड टर्म में लोअर इंडेक्स है 1 1, इसका डिफरेंस भी क्या आ गया 0। इसके बाद वाला जो थर्ड टर्म होगा वहां पे दोनों जगह लोअर इंडेक्स होगा 2 2, उसका डिफरेंस भी क्या आएगा 0। इस तरीके से लास्ट टर्म कराओ, लास्ट टर्म में जो लोअर इंडेक्स है n n, उसका डिफरेंस क्या आ रहा है 0। तो हर एक टर्म में जो लोअर इंडेक्स है उसका डिफरेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, सेम आ रहा है, क्या आ रहा है 0। दैट इज वाई हमने एक एक्सपेंशन जो है उसको लिखा है इंक्रीजिंग पावर ऑफ x के साथ और दूसरे एक्सपेंशन को लिखा है डिक्रीजिंग पावर ऑफ x के साथ। समझ गए? तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, 1 जब x बाद में है तो इंक्रीजिंग पावर ऑफ x, तो ये हो जाएगा nc0 x का पावर 0, nc1 x का पावर 1, nc2 x का पावर 2, कहां तक जाएगा ncn x का पावर n तक। तो ये वाला इंक्रीजिंग पावर ऑफ x और ये वाला जब x पहले है तो डिक्रीजिंग पावर ऑफ x। तो n प्लस 1 c0 x का पावर n प्लस 1, n प्लस 1 c1 x का पावर n, n प्लस 1 c2 x का पावर n माइनस 1, और कहां तक जाएगा। तो हमें एक्चुअली देखो प्रोडक्ट में क्या है ncn और n प्लस 1 cn, इसका लास्ट टर्म क्या बनेगा, अगर इसके लास्ट टर्म को देखें तो वो बनेगा n प्लस 1 c n प्लस 1 और x का पावर क्या आएगा 0 आएगा। सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगा n प्लस 1 c n x का पावर 1। तो यहां पर हमने सेकेंड लास्ट टर्म क्यों लिखा है इसको समझते हैं। इसका जब एक्सपेंशन लिख रहे हैं तो लास्ट टर्म ही लिखा है, सेकेंड लास्ट टर्म नहीं लिखा है डॉट डॉट करने के बाद। इसके एक्सपेंशन में डॉट डॉट करने के बाद सेकेंड लास्ट टर्म और लास्ट टर्म हमने दोनों लिखा है, क्योंकि देखो हम जब प्रोडक्ट कर रहे हैं तो लास्ट जो है वो क्या है ncn इंटू n प्लस 1 cn, मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट। देखा यहां पर देखो इसका और इसका प्रोडक्ट तो है नहीं, तो इसीलिए हमने इसको लिखा है ताकि यहां पर जब हम लिखे तो वो तुम देख पाओ कि इसका प्रोडक्ट क्या मिल रहा है। ठीक, एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूं क्या क्या बताया। पहले इसके एक्सपेंशन को लिखो, देन अगर लोअर इंडेक्स का डिफरेंस कांस्टेंट है तो हमें दो बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखना है, एक लिखना है विथ इंक्रीजिंग पावर ऑफ x, दूसरा लिखना है विथ डिक्रीजिंग पावर ऑफ x। सॉरी, दोनों बाइनोमियल का पावर क्या होगा, इसके लिए अपर इंडेक्स को देखो n n प्लस 1 n n प्लस 1, तो एक बाइनोमियल इंडेक्स का पावर n दे दो, दूसरे को n प्लस 1 दे दो। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक, चलिए अब क्या करेंगे, हमें इसी का वैल्यू खोजना है। तो हम ये जो दो इक्वेशन बना, एक ये और एक ये, हम इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। इन दोनों को हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक, तो LHS तो आसानी से लिखा जाएगा, बेस सेम है 1 प्लस एक्स एक्स प्लस 1। एक्सपेंशन के लिए बस हमने ये लिखा, प्रोडक्ट करते समय बस ये देखो कि बेस सेम है, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स। जब बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाता है, तो n प्लस 1 तो n प्लस 1 आएगा इक्वल टू RHS। अब RHS में नंबर ऑफ टर्म्स, तो जो प्रोडक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स तो बहुत सारे मिलने वाले हैं, क्योंकि देखो RHS में, इस फर्स्ट इक्वेशन का RHS में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n प्लस 1, और सेकेंड इक्वेशन के RHS में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n प्लस 2। तो जब हम RHS को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा, इनटू इसके बराबर, इसका जो प्रोडक्ट है इसके बराबर आएगा नंबर ऑफ टर्म्स। अब इतने नंबर ऑफ टर्म्स तो हम लिखने नहीं वाले, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पे एक चालाकी करना है। चालाकी ये है कि हमें ये जहां जहां से ये मिल रहा है हम सिर्फ वो लिखेंगे, ठीक है।
किन इसके और इसके किस टर्म को मल्टीप्लाई करने से हमें ये मिल रहा है? तो ध्यान से देखो, NC0 और n+1C0, अगर इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें NC0 n+1C0 मिल जाएगा। तो NC0 n+1C0, इसको और किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नहीं मिलने वाला है, नहीं ना, क्योंकि ये चीज, ये वाला सिर्फ यहीं प्रेजेंट है n+1C0। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके लिखा, इसके साथ में क्या मिलेगा? x का पावर 0 इंटू x का पावर n+1, तो बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो गया। सेकेंड टर्म को देखो, NC1 n+1C1, वो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मिलेगा, NC1 n+1C1, साथ में x का पावर क्या आएगा? 1 और n, इन दोनों को ऐड कर लें तो n+। ठीक है, विजुअलाइज हो गया, दिख गया कैसे मल्टीप्लाई करके लिखना है। हम सिर्फ उन टर्म्स को लिख रहे हैं जहां से हमें ये सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, हमने उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके लिखा यहां पर जहां से ये मिल रहा है, इसके बाद जहां से ये मिल रहा है सिर्फ उसको लिखें। अब एंड सो ऑन करते हुए जहां से ये मिलेगा, तो ये कहां से मिलेगा? इसका लास्ट टर्म और इसका सेकेंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से, तो ये हमें मिलेगा NCN n+1CN। x का पावर क्या आने वाला है? x का पावर n, x का पावर 1, तो x का पावर आने वाला है n+1। ठीक है, अब LHS को, सॉरी RHS को देखो, ये जो प्रोडक्ट करने पे मिला हमें, हमने सारे टर्म्स को नहीं लिखा है, सारा टर्म्स तो इतना, RHS में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? इन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर। हमने सिर्फ उन्हीं टर्म्स को लिखा जो हमें ये दे रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पर एक एक्सपेंशन इंक्रीजिंग और एक एक्सपेंशन डिक्रीजिंग पावर ऑफ x लिखने से फायदा क्या हुआ कि जब हमने मल्टीप्लाई करके सिर्फ इन टर्म्स को लिखा है तो इन सारे टर्म्स में x का पावर n+1 है। अगर दोनों इंक्रीजिंग लिखते तो हर जगह x का पावर डिफरेंट आता, या अगर दोनों डिक्रीजिंग पावर ऑफ x लिखते तब भी हर जगह x का डिफरेंट पावर मिलने वाला था। तो x का हर जगह सेम पावर मिला बिकॉज वी हैव रिटन वन एक्सपेंशन विथ इंक्रीजिंग पावर ऑफ x एंड अनदर एक्सपेंशन विथ डिक्रीजिंग पावर ऑफ x। क्लियर? चलो, अब RHS में जो x वाला टर्म पार्ट है उसको कॉमन ले लो, तो हमें मिलेगा x का पावर n+1, अंदर में क्या मिलेगा? पहला टर्म है NC0 n+1C0, सेकेंड टर्म है NC1 n+1C1, अप टू कहां तक मिलेगा? NCN n+1CN, ये मिल गया। अब LHS को देखो, LHS हमारा ये है, इसका एक्सपेंशन जब हम, LHS ये है, इसका जब हम एक्सपेंशन लिखेंगे तो इसके एक्सपेंशन में सिर्फ एक ही टर्म ऐसा होगा जिसमें x का पावर n+1 होगा। हम क्या करेंगे? अब इसके उस टर्म को इससे कंपेयर करेंगे। यहां पर हमने सिर्फ ये लिखा, ठीक, जहां पे x का पावर n+1, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ टर्म्स तो बहुत सारे आने वाले हैं, कहीं पर x का पावर 0 मिलने वाला है, कहीं पर x का पावर 1 मिलेगा, कहीं पर x का पावर 2 मिलेगा। हमने क्या किया? हमने सिर्फ उन टर्म्स को लिखा जहां पे x का पावर n+1, मतलब x का पावर सेम, तो हमें यहां पे सेम पावर क्या मिला? n+1। तो हम यहां से भी सिर्फ उस टर्म को लिखेंगे जो इसके साथ कंपेयर हो सके। तो वो टर्म क्या होगा? वो टर्म होगा जिसमें x का पावर n+1। तो पहले इसका जनरल टर्म लिख लो। तो किसी भी बायनोमियल एक्सपेंशन का जनरल टर्म क्या होता है? TR+1, इसका क्या हो जाएगा? 2n+1 CR x का पावर r, यही है हमारा जनरल टर्म। ठीक है, तो इस जनरल टर्म से हमें दिख रहा है हमें क्या चाहिए? x का पावर n+1। तो r का वैल्यू क्या डालना है? r का वैल्यू, ये वो वाला r नहीं है, ये डिफरेंट है, इसके जनरल टर्म में जो r लिखते हैं वो।
ठीक है, या इसको मैं आर की जगह पे कुछ और लिख दूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। लेट अस से मैंने बोल दिया यहाँ पे बी, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये आर डिफरेंट है, ये तो इस लिमिट के लिए, तो यहां भी बी कर देते हैं। ठीक, तो इसके एक्सपेंशन का जनरल टर्म ये है, ठीक है, सारे टर्म इसी तरीके से लिखे जाएंगे। ठीक, एक टर्म ऐसा होगा जिसमें x का पावर n+1 होगा, तो b का वैल्यू हमें क्या चाहिए, n+1। तो ये जो LHS है इसका एक टर्म क्या होगा, इसका एक टर्म होगा 2n+1c। b का वैल्यू कहां से पता चला, यहां से। जनरल टर्म लिख लो, जनरल टर्म में b का वैल्यू फाइंड करने के लिए इस RHS में जो x का पावर है वो देख लो, तो b का वैल्यू है n+1, तो n+1 x का पावर n+1। अब ये दोनों इक्वल है, तो जो ब्रैकेट है इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है ये, ब्रैकेट में इसका वैल्यू, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है उसका वैल्यू है ये, क्योंकि दोनों के साथ जो वेरिएबल है वो सेम। तो कंपेयर करने से क्या पता चला, इसका वैल्यू हमें क्या मिला, 2n+1 cn+1, यही चीज देखो लिखा हुआ है। ठीक, तो अगर ये याद है तो फ्यू सेकंड्स में तुम आंसर लिख पाओगे कि इसका वैल्यू क्या है, 45c223। ठीक है, लेकिन अगर ये याद नहीं है, ठीक, तो इस तरीके से इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। अब देखो, इस समेशन सीरीज के वैल्यू को फाइंड करना सीखने के लिए तुम्हें इस तरह के कम से कम 10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे इस टाइप के, और इसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। मैं धीरे धीरे करके सारा टाइप कराऊंगा। एक ये है, दूसरा एक टाइप आता है जिसमें डिफरेंस कांस्टेंट नहीं कुछ और हो जाएगा, फिर एक टाइप आता है जिसमें हर एक बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, हर एक बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ कोई कांस्टेंट डिवीजन में है। तो डिफरेंट टाइप के सीरीज होते हैं। ये तो मैंने एक टाइप का सीरीज तुम्हें समझाया, ठीक है। जब भी एक्सपेंशन लिखने पे ऐसा मिले, ठीक है, इस सीरीज को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है जो मैंने समझाया, लोअर इंडेक्स का डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहां पे हर एक टर्म के लोअर इंडेक्स का डिफरेंस क्या आ रहा है, 0, 0 - 0, 1 - 1, आगे आएगा 2 - 2, देन 3 - 3 और लास्ट में n-1। हर जगह डिफरेंस क्या आ रहा है, लोअर इंडेक्स का 0 आ रहा है। तो अगर डिफरेंस कांस्टेंट आ गया तो एक बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखो विथ इंक्रीजिंग पावर ऑफ x, दूसरा बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखो विथ डिक्रीजिंग पावर ऑफ x। अगर ऐसा नहीं लिखते हो तो हर एक टर्म में जो x का पावर है वो डिफरेंट आ जाएगा, तो फिर कॉमन नहीं ले पाओगे, तो कंपेयर नहीं कर पाओगे। गॉट इट? ठीक। और दूसरा, यहां पे पावर क्या देना है, तो उसके लिए अपर इंडेक्स देख लो। हर जगह एक अपर इंडेक्स n है और दूसरा अपर इंडेक्स n+1, तो एक जगह n, एक जगह n+1। गॉट इट? चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।